नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी स्टडी शहडोल की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पिछले 3 वीडियो ट्रायंगल से रिलेटेड बन चुके हैं। अब उन्हीं से रिलेटेड हमको आज का जो टॉपिक रहेगा, आज के जितने भी 3 वीडियो आए हैं उनमें से जितने भी फार्मूले उसमें यूज किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज दिया है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर ये ए बी सी एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर इसकी पहली भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तब देखिएगा कि उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। पिछले वीडियो आप देखिएगा तो उसमें सब समझ में आएगा। If area of an equilateral triangle is 400√3, then find its perimeter। अब पेरीमीटर क्या होता है, पहले इसकी हम साइड निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जो भी परिमाप यानी पेरीमीटर आपका क्या रहेगा, पेरीमीटर होता है इस कॉर्नर से अगर हम स्टार्ट करें तो चारों तरफ की बाउंड्री यानी a+a+a यानी a+a+a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a। तो ये हो गया पेरीमीटर। a क्या है, इसकी साइड है। ये जितनी होंगी, जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 + 10 + 10 तीनों 10 हो जाएंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 + 10 इक्वल टू 30। और इसी को अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 × 10 कर सकते हैं, जितनी भी साइड हो उसके × 10 कर दें, 3 × 10 तब भी आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये जब 10 हो तब इसमें अभी हमको साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4a²। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्लेस पे यहाँ पे क्या रखना है हमको, 400√3 = √3/4 ठीक है। अब 4 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का इंटू इससे और √3 का इंटू इस 1 से, इसके अपान में 1 रख लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400√3 × 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 = a² हो गया। इतना समझ में आ गया। अब √3 कट हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 400, तो 4 × 400 इक्वल टू क्या आएगा, 1600। तो कितना आएगा, 1600 इक्वल टू a²। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1600। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a = 1600 रूट पे, तो a = जब स्क्वायर वहाँ जाता है इधर साइड तो यहाँ पर रूट आ जाता है। तो 16 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 4 का होता है। ठीक है, और इसमें 0 के 2 पेयर हैं तो 2 पेयर में से एक पेयर ले लेते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देखेंगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ कि जो 4 का √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। यानी सबसे पहले आपको स्क्वायर जानना जरूरी है। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 × 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू
4 आएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आएगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, तो उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रूट लिखा होता है। रूट देख करके ही कर जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसको बता देता हूँ मैं। 4 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। अब 5 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, आप 5 इंटू 5 करते रहिएगा। 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। और इधर देखिए 7 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 49। 8 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। इसको लर्न करना है, आपको आना चाहिए, ठीक है। आप 30 तक से कम स्क्वायर आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर जब मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्क्वायर फाइंड करने की कई सारी मेथड है और वैदिक गणित की भी कई सारी विधियां हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 एंड 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256। 17 का स्क्वायर इक्वल टू 279 और 18 का स्क्वायर इक्वल टू 324 एंड 19 का स्क्वायर इक्वल टू 361 और 20 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए इसमें डिफिकल्ट कौन कौन से हैं। जैसे ये 19 का हो गया, नहीं इसका ये 361, हाँ 361। तो इसमें 10 तक तो इजी है, 10 तक तो आप तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। थोड़ा 14 से यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा डिफ़िकल्टीज की, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो ये आने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसके आगे चलना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पहले एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो हो गया। 1 का स्क्वायर इक्वल टू, एक बार इसको अच्छे से स्टडी करना है। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। यहाँ पर 289, 79, 89 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 18 का स्क्वायर इक्वल टू 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद 21 से स्क्वायर करना है, 21 से, तो 21 का स्क्वायर करने से 21 इंटू 21 इक्वल टू 441। फिर इसके बाद 22 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 484। आप कैसे करेंगे, 22 इंटू 22 इक्वल टू आपका 22 टू जा 44 और 22 टू जा कितना हो जाएगा 44 और 4 49, ठीक है, कितना 48, 484। अब फिर 23 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 529। फिर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576
फिर 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625, 625, 26 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 26 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ से इसको 1 ऐड करते जाइए, 5 है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, तो 676 आ जाएगा। फिर 27 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ में +2 कर दीजिए, यहाँ 5 है ना तो 5 में 2 प्लस ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। फिर इसके बाद 28 का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको ऐसे बढ़ाते जाइए, तो इसमें क्या करेंगे +3 कर देंगे, तो 4 में 3 प्लस किए तो कितना आ गया 7, यानी 28 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 784, ठीक है। और इसमें किसका कितना ऐड कर दीजिए 29 का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो इसमें यहाँ तक 3 किए थे, अब 4 का कर देंगे, तो 4 में 4 ऐड हो गया तो कितना हो गया 841, और 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900 हो जाएगा। अब 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और इसके 2 पेयर हैं, जो स्क्वायर जो होता है हमेशा इसके 0 जो होते हैं पेयर में होते हैं, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अब इस 0 को डबल 0 आप कर दीजिए। अब इसी को हम अगर रिवर्स प्रोसेस में करें, जैसे अब इसको ऐसे करें, अगर देखिए इससे रिलेटेड जितने भी तरह के डाउट अगर आपके दिमाग में आए और कहीं पर भी आपको दिक्कत हो, कहीं पर भी आपको कठिनाई महसूस हो, तो फिर आप वीडियो देखना बंद कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। जैसे अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो √4 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, √9 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, √16 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इस तरह से आप 225 की वैल्यू क्या होगी 15 होगी, फिर 256 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, फिर 289 की वैल्यू क्या होगी 17 होगी, फिर 400 की वैल्यू आपकी क्या होगी, नहीं 324 की वैल्यू क्या होगी इसकी 18 होगी, फिर 361 की वैल्यू क्या होगी 19 होगी, फिर 400 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, ठीक है, 20 × 20 करेंगे, ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। तो इसी तरह √1600 की वैल्यू, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, अब इस पेयर का 1 आ गया, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो इन्वर्स होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो अब हमारे पास साइड क्या आ गई है 40, यानी हमारे पास साइड आ गई a = 40 आ गया। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 3 × साइड, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा मतलब 3 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 12 120 हो जाएगा सेंटीमीटर में। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर जितनी भी लेंथ हो, यानी टोटल लेंथ बना के जितना भी आए वो होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे तो आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज जिसकी भुजा 16√3 है, ठीक है, जिसकी भुजा यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16√3 है, उसके अंदर 2 अन्य समबाहु त्रिभुज इस तरह बनाए जाते हैं कि अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है, तो सबसे छोटे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा उसमें प्रत्येक भुजा लिखा है, मतलब उसमें प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज आ गया, मतलब वो प्रत्येक भुजा उतनी ही होगी। 16√3 है, 16√3 है। फिर इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इस तरह बनाए जाते हैं, इस तरह बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा सॉल्यूशन तो आप मन में ही कर लेते हैं। इस तरह बनाए जाते हैं कि इस तरह समबाहु त्रिभुज इस तरह बनाए जाते हैं कि अंतःभाग 3 बराबर त्रिभुजों की अंतःभाग यानी इंटीरियर साइड में अंतःभाग 3 बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी आपकी साइड क्या है 16√3 है, और इसके अंदर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ये ऐसे एक क्वेश्चन हो गया, और यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल और ऐसा ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है। इसकी साइड कितनी है 16√3 है, इसकी भी 16√3 होगी और इसकी भी 16√3 होगी। इसका एरिया जितना होगा उसका उतना एरिया इसका भी होगा, उतना एरिया इसका भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का अलग से जोड़ दिया गया है कि सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ तो बता दिया है कि दो अन्य त्रिभुज इस तरह बनाए जाते हैं कि अंतःभाग 3 बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। यानी 3 बराबर त्रिभुज होंगे तो उनके एरिया भी 3 होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, बस आपको कंफ्यूज करने इसका एरिया कुछ भी अगर है तो उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि इसका हम अगर एरिया फाइंड कर लें, इसकी साइड लेके इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और उसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर दें, है ना। तो यहाँ पे इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन होगा फिर से वही आएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, यानी 16√3/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 4 से 4 जा 16, यानी कितना आ गया आपका, ये इसकी साइड हो गई, सॉरी √3/4 इंटू 16√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा √3 का √3 ही रहेगा /4 इंटू 16 का स्क्वायर, अभी मैं बताया हूँ 256, और √3 की जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी। किसी भी नंबर पे अगर रूट लगा है और उसको स्क्वायर कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24 एंड 4 जा 16 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और 3 से इसको इंटू करेंगे। अब चूंकि हमको इंटू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 भागों में बराबर भागों में डिवाइड हुआ है, तो हम इसको यहीं एक साथ क्या कर दें, /3 कर दें। ठीक है। तो हमारे पास जो
ये ट्रायंगल आ गए, इनका एरिया डायरेक्ट हमको आंसर में फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपान में 3 कर दी है। ये क्यों किए हैं 3 से डिवाइड? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो बराबर बराबर 3 भागों में डिवाइड कर दिए, तो अपान में 3 कर दिए, ठीक है। तो 3 से 3 ये कट हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 64√3। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जल्दी से नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है। 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा क्या होगी? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह के इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे। कोई भी डाउट अगर जहाँ पर भी आपके अंदर डाउट आ सकता है, उसको मैं पूरी तरह हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि घर में आप कम से कम 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, और मेरे जो पिछले पार्ट हैं उनको आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो फिर ये जो फार्मूले मैं लगा रहा हूँ या जहाँ पे मैं फार्मूले यूज कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा परिमाप आल्सो पेरीमीटर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? ठीक है। उसकी बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखिए क्वेश्चन, भुजा क्या होगी? क्या होगी? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज आल्सो 13 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है। सबसे छोटी भुजा उसकी निकालो। तो फिर परिमाप की बात आई और एरिया की बात आई। तो देखिए इसका परिमाप पूरा ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी अगर इसमें 3 साइड ए है, बी है और सी है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसकी एक साइड हमारी 13 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये आपकी उसकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया 13 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है। अब एक साइड हम मान लेते हैं कि ये साइड बी है, बी को बी ही रहने दें और या तो एक्स ले लें। अगर ये साइड एक्स है तो लेट यहाँ पर लिखेंगे लेट सेकंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी? सेकंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी? दूसरी भुजा बराबर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 30, यानी सी मतलब थर्ड साइड या सबसे छोटी साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों ऐसा हो गया? ये जब उधर जाएगा तो प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो हमेशा प्लस का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस जाके उधर माइनस हो गया, इसके सामने भी प्लस का साइन है तो ये भी उधर जाके माइनस हो गया। तो यानी 13 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 17
माइनस एक्स हो गया, ये इसकी थर्ड साइड हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये स्केलर ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसमें आपको किसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और ना राइट एंगल है कि एरिया ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम कर दें, तो ये स्केलर ट्रायंगल है, तो इसमें हमको हीरोन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन का फार्मूला S इक्वल टू क्या होता है, 2S इक्वल टू होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर जितना दिया हो 30, तो S इक्वल टू पिछला वीडियो देखना जरूरी है, अगर इन सब चीज़ों को समझना है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है कि पेरीमीटर क्या है और सब इसका सेमी पेरीमीटर क्या है, ये सब मैंने अच्छे से बताया है। तो S इक्वल टू आपका आ गया 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल टू आपका क्या हो गया, S इक्वल टू क्या है आपका 15 और 15 माइनस A, पहली साइड आपकी क्या थी 13 थी, सेकंड साइड आपकी 15 माइनस x और थर्ड साइड आपकी 15 माइनस, अब देखिए 15 माइनस, इस माइनस में इंटू होगा, यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट ये यूज करिए और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज करिए, ये C की जगह ये दोनों वैल्यू है, C की जगह ये क्या है दोनों वैल्यू, C माइनस एक्स, ये ठीक है। अब इसको जैसा है वैसे लिखते जाइए, और ये क्या हो गया 15 और 15 में 13 माइनस किए तो क्या आ गया इंटू 2, और 15 में ये क्या रहेगा 15 माइनस एक्स एज इट इज, अब ये 15 माइनस 17 प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें कोई साइन नहीं है, मैंने अभी बताया, तो हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, हो गया इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अभी देखते हैं, 15 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा -2 और प्लस एक्स हो जाएगा। -2 कैसे आया, 15 जो है 17 प्लस और माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस होता है, लेकिन ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है वो साइन यूज करते हैं। मैंने इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत दिनों से मैथ बिल्कुल ना पढ़े हों तो उनके भी समझ में आ जाए, क्योंकि 10th के बाद मोस्टली या किसी ने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया तो मैथ क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको भी समझ में आ जाए, और जिनसे आता है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, बस वो मेथड देखें, बस वीडियो को फास्ट करके देखें, ठीक है, सलूशन इसका देख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, और इधर 30 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है इधर हम स्क्वायर लगा देंगे और इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, यानी आपको जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब जब इसका स्क्वायर लगेगा और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाता है, अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि ये 30 इंटू 30 लिख दीजिए इक्वल टू 30 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब 30 इसके डिवाइड में आ जाएगा, या तो यहीं से कट कर दीजिए दोनों को, तो 30 इक्वल टू क्या हो गया 15 का इंटू एक बार x में होगा, तो ये हो जाएगा 15x, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 टू जा 30, और ये क्या हो जाएगा -x का इसमें होगा तो -x स्क्वायर, फिर ये -2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे देखिए -x स्क्वायर -2x और ये -15x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 इक्वल टू 15x माइनस 15x और 2x इक्वल टू क्या हो गया
तो सबसे पहले जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं -x²। फिर इसके बाद 15 और 2 कितना हो गया 17x, और ये कितना हो गया -30 हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इसको इधर का रब कर देते हैं। तो -x², इसको चाहे तो इक्वेशन में दोनों पक्षों में किसी भी तरफ दोनों को लिख सकते हैं, +17x - 30 = 30। अब इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो -x² + 17x - 30 और -30 = 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस अभी x² + 17x माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन माइनस वाले नंबर कभी भी ऐड होते हैं या जुड़ते हैं तो उसमें जो साइन आता है हमेशा माइनस का आता है। माइनस के नंबर चाहे जितने ऐड हों तो हमेशा साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये हो जाएगा x², माइनस साइन कॉमन ले लिए तो अंदर के जितने, ये ब्रैकेट यूज कर देते हैं, तो अंदर के जितने साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 17x, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 60 = क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आप वीडियो को रोक करके इसको बीच बीच में आप इसको लिखते भी जाइएगा तो आपके लिए आसानी होगी। ये माइनस साइन उधर जाके 0 से इंटू होके उसकी कहानी खत्म हो गई। तो x² - 17x + 60 = 0 हो गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो एक फार्मूला मेथड होती है, फार्मूला मेथड में x = -b ± x, यहाँ पे क्या होता है b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, या तो इस फार्मूले में आप यूज कर सकते हैं, और या तो इसका ये होता है कि इसको हमको तोड़ना कैसे है, दोनों को ऐसे तोड़ने की जोड़ने घटाने पर -17 आए और इंटू करने पर 60 आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 12 × 5 = 60 होता है, और 12 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 17 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे x² - 12x - 5x + 60 = 0। तब ये हो गया x² - 12x, और यहाँ पे फिर माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 60 = 0 हो गया। अब x इससे कॉमन लिए तो x - 12 - 5 × x - 12 = 0 आ जाएगा। तो ये x - 12, एक बार ये दो सेम होने चाहिए और एक बार x - 5 = 0। तो x = ये दोनों के बराबर लिखते हैं, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब 9th का बैच चलेगा और 10th का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अच्छे से, तो जब उसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी 8th क्लास की और 9th क्लास की 10th क्लास की अभी वीडियो बनेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ प्राथमिक शिक्षक को लेके चल रहा हूँ, और पीपीटी का जो फॉर्म भरे हैं जो मेरे स्टूडेंट, उनको देख करके x = 5। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इसकी शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गई, 5 हो गई, यानी सबसे छोटी भुजा क्या हो गई, 5 हो गई। अब देखिए आपको चेक करना है कि इसका पेरीमीटर कितना दिया है, 30 दिया था, तो a = आपको मैंने कहा था 13 है आपका, b = क्या है आपकी 12 हो गई, और सबसे छोटी साइड हमने क्या लिया था, ये लिया था 17 - x। 17 - x अगर 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 = देखिए 30 आता है कि नहीं। ठीक है, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 13 हो जाएगा 25, और 25 और 5 = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से आपकी सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो हो गई वो 5 हो गई, और दूसरी साइड भी आपकी निकल आई जो नहीं थी वो हो गई 12 हो गई। इस तरह से आपका आंसर फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप देखिएगा, इसमें काफ़ी प्रोसेस रहे। तो ऐसे अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिक कई
जैसे रेलवे का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम, तो उसमें ट्रिक वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अदर एग्ज़ाम में जैसे व्यापक के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ठीक से नहीं उनको किए जा सकते, इसलिए ऐसी मेथड को भी जानना ज़रूरी है। तो आप अभी घर में हैं तो ये एक दो बार इन वीडियो को देख कर के क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसको अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है, तो k का मान क्या होगा। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें नंबर बिल्कुल यूज नहीं है। यदि किसी प्रश्न नंबर 4 यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल k गुना हो जाता है, तो k का मान क्या है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, k का मान क्या होगा, यानी k का मान क्या निकालना। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास, जैसे मान लीजिए एक 2 ट्रायंगल हो गए, पहला ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये ABC। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए कि अगर इसकी इस साइड क्या है को 2 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो नया जो एरिया आता है, न्यू एरिया आपका, तो नया एरिया तो पुराना एरिया भी तो कुछ होगा ना। तो पुराना एरिया मान लीजिए आपका 100 सेंटीमीटर है, तो अब जो नया एरिया आता है वो मान लीजिए उससे 2 गुना हो जाता है, यानी 200। तो इधर 100 लिखेंगे, इधर 2 × 100 ही लिखेंगे, क्योंकि इसी का इतने गुना आया है। ठीक है, वो त्रिभुज कैसा है ये नहीं बता रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो A इसकी साइड हो गई, इसकी भी ये साइड होगी, इसकी भी ये साइड होगी। अब इसकी साइड को क्या कर दिया जाए, 2 गुना, यानी इसकी साइड 2a हो गई, इसकी भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी। यानी इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3/√3/4a²। इधर क्या हो जाएगा, k इंटू यही आ जाएगा ना √3/4, और इसकी साइड क्या हो जाएगी, 2a² हो जाएगी, क्योंकि ये इससे 2 टाइम्स हो जाएगी। a जितना है उससे 2 टाइम्स ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, √3/4 ये कैंसिल हो गया, तो a² आपका क्या हो गया, k इंटू √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4, और ये a², तो a² भी आपका कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो इसको आप कैंसिल नहीं करें तो इसको a का स्क्वायर कर लें, तो a का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 4a², तो a² करिए इक्वल टू k कर दीजिए, तो a² इक्वल टू 1 आया, तो 1 और इधर 4k है, 4k, तो 1 इक्वल टू 4k, यानी आपका क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 1/4, यानी जो आपका जो पहले एरिया था उसका 100, अब दूसरे वाले का जो एरिया बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, उससे 4 गुना, यानी 400 हो गया। ठीक है, 1/4, यानी पहले का एरिया अगर 1 है तो दूसरे का एरिया उससे 4 गुना, 1/4, 4k, 4 का क्या मतलब हुआ, 4 टाइम्स, है ना, या 4 गुना, ये हो गया, 4 गुना हो गया, यानी जो एरिया उसका बढ़ा वो कितना गुना हो गया, उसका 4 गुना हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, इसको पहले रफ कर दें। देखिए आपको जब मैं बोर्ड
मैं रब करता रहता हूँ तो आपको समय भी मिलता है थोड़ा सोचने समझने का। वीडियो फास्ट करने से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी देख तो लेंगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। और ट्रिक का भी मान लीजिए ऐसे मेथड में इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ट्रिक का फार्मूला लर्न किए। ट्रिक की जो मेथड होती है सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड होती है। अगर फार्मूला भूल गया आपको तो समझ लीजिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी मेथड जानते हैं और ट्रिक भी जानते हैं, दोनों अगर जानते हैं तो आपको मान लीजिए ट्रिक आता है तो ट्रिक से आप कर लेंगे, अगर इस मेथड से आता है तो ये जल्दी हो गया। अब क्योंकि मैं समझाता हूँ इसलिए लेट लगता है, अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो ये बहुत जल्दी आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी एक मैं यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, का आधार 20 सेंटीमीटर है, क्या होगी। अब इसकी हमको क्या फाइंड करना है, ऊंचाई तथा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर इसका जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी पहले जो हमारे पास त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा त्रिभुज हो गया जिसका अब देखिए ऊंचाई और आधार किसमें होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादातर होती है। ठीक है, या तो ऐसे अगर ट्रायंगल लेंगे तो इसमें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कुछ ये दिया नहीं है कि कैसा ट्रायंगल है, हमको ऊंचाई मतलब बेस और हाइट से इसको मतलब है कि अगर एनी ट्रायंगल में आपकी जो बेस हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया और हाइट क्या हो गई 12 सेंटीमीटर है, और जो पहले जो ट्रायंगल है उससे ये 2 टाइम्स हो गया, जिसका जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका क्या है, आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसका क्या एरिया होगा 1/2 × b × h, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो यानी कितना इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × 12 × 15, तो इक्वल टू क्या होगा 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर दिए 6 × 15। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 1/2 6 × तो ये कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जो नया ट्रायंगल बना है उसका एरिया इसका जितना एरिया उसका 2 टाइम्स है, यानी न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 × 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसमें फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और बेस कितनी है h, हाइट h ही है और बेस क्या है 20, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 10, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा h × 10, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/10, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगी
18 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ कि जो पुराना ट्रायंगल था उसके एरिया से, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अन्य त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के, मतलब यहाँ जो पहले जिसके बारे में मेंशन कर दिया गया है उससे 2 गुना है। तो पहले वाला ट्रायंगल का जो एरिया है कितना 90 सेंटीमीटर है, अब उससे 2 गुना है, मतलब सीधे क्या हो जाएगा 2 का इंटू हो जाएगा, यानी 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 180 सेंटीमीटर तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि एरिया है ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच या एच इंटू बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 180, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 180 और 1/2 है ही, हाइट हमको पता नहीं है और बेस इसका 20 है। आधार यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ठीक, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात इसका उल्टा है 3:4, तो आधारों का अनुपात क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन आसान है। 2 त्रिभुज आपके पास दिए हुए हैं, एक का जो एरिया है 400 है और दूसरे का एरिया क्या है 300 है, ऐसा अगर देखेंगे, और उसकी हाइट एक की 300 है और दूसरे की हाइट क्या है 30 है, दूसरे की 40 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल इज 4:3, देन रेशियो ऑफ their heights is 3:4, heights are 3:4, then find the ratio of their bases, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 1/2, अगर उसकी हाइट मान लिए h1 और बेस मान लिए b1, ठीक है। तो 1/2 इंटू h2 होगा दूसरे वाले का और इसका b2 होगा बेस 2, तो इनके एरिया का रेशियो कितना दिया है 4/3 और इसका क्या दिया 1/2 और हाइट और 1/2 यहीं से कैंसिल हो गया, यानी h1/h2 इंटू b1/b2 हो जाएगा। तो 4/3 इक्वल टू क्या हो गया 3/4, h1/h2 इक्वल टू क्या दिया है, ये h1/h2 दिया है 3/4, ठीक है, और ये दिया है del1/del2 इक्वल टू दिया है 4/3, यानी 4:3, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटू b1/b2 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 और ये 3 × 3, यानी क्या हो गया b1/b2 इक्वल टू क्या हो गया, b1/b2 इक्वल टू क्या हो गया, इधर लिखते हैं b1/b2 इक्वल टू क्या हो गया 16/9, यानी b1:b2 इक्वल टू हो जाएगा 16:9, यानी दोनों के बेसिस का जो रेशियो होगा वो 16:9 होगा।
ठीक है, अभी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसके अगले वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। और चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।